आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। उत्तर प्रदेश बीजेपी में ऐसा लग रहा है कि घमासान चल रहा है और यह इस स्तर पर आ गया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें दखल देना पड़ रहा है। लखनऊ में 14 तारीख को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक से जो विवाद उठा, उसमें एक सिरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और दूसरे सिरे पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। सवाल उठता है कि ऐसा क्या है जो किसी बड़े विवाद सा लग रहा है। केशव प्रसाद मौर्य चाहे जितना जोर लगा लें, क्या वे बीजेपी के सबसे तेज तर्रार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुकाबला कर पाएंगे? वह भी तब जब हाल के लोकसभा चुनाव के दौरान खुद प्रधानमंत्री ने उनकी कई बार जमकर तारीफ की। यह मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर और पार्टी के भीतर कोई असंतोष या टकराव की स्थिति है तो उसका प्रधानमंत्री क्या हल निकालेंगे, क्योंकि जाहिर है कि उनके कहने के बाद पार्टी के अंदर किसी भी विवाद की कोई गुंजाइश नहीं रह सकती। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में क्या चल रहा है और लखनऊ से दिल्ली तक जो बैठकें हो रही हैं या हुई हैं, उनमें क्या क्या हुआ है। आज हम इसी को जानने समझने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें आती हैं और इस प्रदेश में बीजेपी के इस बार के प्रदर्शन ने आज की तारीख में जो आपको बवाल दिख रहा है, जो घमासान सा सुनाई पड़ रहा है, उसका कारण वही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से मिले। दोनों के बीच लगभग घंटा भर बातचीत चली। जाहिर है कई बातों और सवालों पर चर्चा हुई होगी। जो असली कारण है वह है लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का प्रदर्शन लचर। जिस पार्टी ने पिछले चुनाव में अकेले 62 सीटें जीती थीं, वह इस बार महज 33 सीटों पर सिमट गई। वोट प्रतिशत 49.5% से 41% पर आ गया। कहा यह जा रहा है कि भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री के सामने हार की जिम्मेदारी स्वीकार की और यह भी बताया कि पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण क्या रहे हैं। इस प्रदर्शन ने ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 36 का आंकड़ा रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य को मौका दे दिया है। जिस रोज नतीजे आए थे उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य योगी कैबिनेट की बैठक में जाना बंद कर चुके थे। लगातार 2 बैठकों में जो लखनऊ में होती रही हर मंगलवार को, उनमें वो नहीं गए और तीसरी बैठक में पहुंचे भी तो देर से। केशव प्रसाद मौर्य पिछले 48 घंटों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। लखनऊ में हुई बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनको दिल्ली तलब किया था। भूपेंद्र चौधरी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वह भी आए। तभी से मौर्य दिल्ली में हैं। पार्टी के भीतर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, कई तरह की बातें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी में जारी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़रें जो प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने जा रहे हैं उन पर टिकी हुई हैं और वो उसमें पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं। योगी ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई, उपचुनाव को लेकर के खास रणनीति तैयार की और हर सीट पर 3 मंत्रियों को लगाया, यानी कुल मिलाकर के 30 मंत्रियों की स्पेशल टीम बनाई। इस टीम में दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को शामिल नहीं किया गया है। एक विधानसभा पर 3 मंत्रियों का हिसाब किताब आप लगा सकते हैं और इन सब लोगों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। यानी कि लखनऊ में योगी आदित्यनाथ लगातार उस मोर्चे पर हैं जो उनके सामने नई चुनौती है। शाम में उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। उस मुलाकात को लेकर के भी चर्चा रही कि उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात क्यों की, लेकिन मानसून सत्र 29 तारीख से उत्तर प्रदेश विधानसभा का शुरू होने जा रहा है, लिहाजा उससे पहले हर मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलता है उसके बारे में बताने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी बैठकें कर रहे हैं, अपने सरकार के कामकाज में लगे हुए हैं और दिल्ली में केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जेपी नड्डा से मिले कल और आज प्रधानमंत्री से भूपेंद्र चौधरी मिले हैं। और अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं तो देश के गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत चल रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में
कुछ है जिसको समझना चाहिए, जिसको टटोलना चाहिए। और बीजेपी के भीतर ऐसा क्या है जिसने लखनऊ से दिल्ली तक लगातार खबरों की दुनिया को गर्म कर रखा है। इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अजीत लखनऊ से हैं, महिमा दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, और दोनों जगहों पर जो कुछ भी चल रहा है वो क्या है, उसके भीतर क्या क्या हो सकता है, इन सब पर चर्चा करेंगे। अजीत, आप वहाँ हैं जहाँ से उत्तर प्रदेश की सरकार चलती है, योगी आदित्यनाथ हैं, बीजेपी के तेज तर्रार मुख्यमंत्री हैं और प्रधानमंत्री की पसंद भी हैं। लेकिन अभी जो टकराव चल रहा है, लखनऊ से दिल्ली तक का जो मामला है, बैठकों का दौर है, उसका कारण क्या है? देखिए, बिल्कुल जो आपने सवाल किया, बिल्कुल सही सवाल किया कि जो टकराव चल रहा है उसका कारण क्या है। उसका कारण है वर्चस्व। केशव प्रसाद मौर्य 2017 से जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, सरकार बनी, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। उस वक्त भी वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। तब से आज तक वो अपने को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं और लगातार योगी आदित्यनाथ से टसन रखते हैं। मौके मौके पर वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लामबंदी भी करते हैं, एक खबरें भी प्लांट कराई जाती है। तो अब ये जो अफवाह थी, जो लामबंदी थी, जो गुटबंदी थी, अब उभर कर सामने आ गया है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य को कई बार केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कहा गया कि आपको योगी आदित्यनाथ के साथ चलना है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ही चेहरा है। देखिए, उसमें दो कारण है। मोदी और अमित शाह को अगर छोड़ दिया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए, तो देश में तीसरे बीजेपी के सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ का है, जो सिर्फ यूपी नहीं, देश भर में और देश के बाहर भी उनकी फैन फॉलोइंग है और उनकी वजह से वोट बैंक पर बड़ा असर पड़ता है। जीत का रेट भी 70% प्लस है योगी आदित्यनाथ का। लिहाजा अब केशव प्रसाद मौर्य को लेकर बड़ा फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना होगा। भूपेंद्र चौधरी मौजूद हैं। भूपेंद्र चौधरी और संगठन के लोगों का भी यही कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य के इस तरह के बयान से सरकार और संगठन का जो तालमेल होता है वो कहीं ना कहीं उसमें दरार पड़ जाती है। कार्यकर्ता दो गुटों में बढ़ता नजर आता है और पूरी दो तरफ से लामबंदी शुरू हो जाती है, क्योंकि जब आप घर के झगड़े को बाहर लाते हैं तो फिर बाहर वाले भी इसका आनंद उठाते हैं। और इसीलिए अखिलेश यादव ट्वीट करके कह रहे थे कि कुर्सी पर झगड़ा आ गया है और इनको उत्तर प्रदेश नहीं दिखाई दे रहा। अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाया जाए भाई। योगी आदित्यनाथ वो लगातार अजीत ने अखिलेश यादव के ट्वीट का जिक्र किया है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी के भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसका फायदा या हो सकता है कि दिल को सुकून अखिलेश यादव को भी पहुंच रहा हो कि अच्छा है जो चल रहा है, बेहतर है। लेकिन दिल्ली में क्या चल रहा है? दिल्ली लखनऊ के बीच में बीजेपी की बैठकें चल रही हैं और जो घमासान है वो इन्हीं दो राजधानियों के बीच में, एक देश की राजधानी, एक उत्तर प्रदेश की राजधानी। महिमा, अभी क्या चल रहा है? राणा जी, देखिए, जिस तरीके से आपने बताया कि उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला सबसे बड़ा प्रदेश है और अब अगर हम राजधानी दिल्ली की बात करते हैं तो कल जिस तरीके से आपने बताया कि भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही लोगों ने कल जेपी नड्डा यानी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ बैठक की थी। लेकिन आज सबसे मुख्य बात यह है कि आज बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने, यानी उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज लोकसभा चुनाव से मिली हार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज उनको एक रिपोर्ट सौंपी। लगभग 1 घंटे के करीब राणा जी ये बैठक जो है वो चली थी। कई इसमें मुख्य कारण निकल के आते हैं। अब क्या कुछ वो कारण है, क्योंकि 3 से 4 ऐसे कारण जो है वो बताए गए थे प्रधानमंत्री को फीडबैक देते समय, क्योंकि अभी तक जिस तरीके की दरार जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के राजधानी दिल्ली जब आलाकमान ने उनको तलब किया, वो स्पेकुलेशंस जो है वो लगातार लगाई जा रही थी। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री के सामने 3 से 4 बड़े कारण जो है वो रखे गए थे, उनको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर क्या वो कारण थे। सबसे पहला कारण जो भूपेंद्र चौधरी ने दिया था वो ये दिया था कि विपक्ष के द्वारा जिस तरीके से संविधान बदलने को लेकर एक झूठ फैलाया गया था, सबसे पहला बात है उसने काफी अफेक्ट किया है। साथ ही साथ अब दूसरे कारण की बात करते हैं तो आरक्षण को खत्म करने वाली बात जो फैलाई गई थी वो। तीसरी बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो स्टूडेंट्स को लेकर कराए गए थे वो स्टेट ने अच्छी तरीके से नहीं करवाए थे। इसके चलते जो स्टूडेंट्स थे वो नाराज थे। और ये सारे कारण महिमा जो हैं वो हो सकते हैं, ये कार्य समिति के भीतर भी इनकी चर्चा हुई होगी और पार्टी के अलग अलग फोरम पर भी चर्चा हुई होगी। अभी जो स्थितियां हैं वो स्थितियां इन तरह के मामलों पर चर्चा करने वाली दिखती नहीं हैं। और 2 दिनों से केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी दिल्ली में हैं। मैं बाकी मेहमानों का पहले परिचय करा दूं आपसे। सुनीता एरॉन हैं, आप कंसल्टिंग एडिटर हैं, राइटर हैं हिंदुस्तान टाइम्स की। हेमंत तिवारी जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और आलोक मेहता जी हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर।
आलोक जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। कल जेपी नड्डा के साथ केशव प्रसाद मौर्य की घंटे भर के आसपास की बैठक होती है बीजेपी हेडक्वार्टर पर। भूपेंद्र चौधरी की अलग से मीटिंग होती है और कहा केशव मौर्य को ये ताकीद की गई कि आप अपनी ज़ुबान पर लगाम गांठें, आप ऐसा कुछ ना बोलें जिससे पार्टी और सरकार के भीतर का माहौल बिगड़े। अगर ऐसी ताकीद की गई तो आज जब योगी आदित्यनाथ लखनऊ में बैठक कर रहे थे और 10 विधानसभा सीटों के लिए जो चुनाव हो जा रहे हैं उस पर अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे, तो ट्विटर हैंडल से केशव प्रसाद मौर्य ने वही बात लिखी जो उन्होंने कार्य समिति में कही थी कि सरकार से बड़ा संगठन था, है, रहेगा। अगर जुबान गांठने की बात उनको कही गई थी तो फिर उनकी जुबान चल क्यों रही है? ये चल क्या रहा है? देखिए राणा जी, यदि पुराने अनुभव के आधार पर आप कहें तो इसका एक लाभ भी होता है कि यदि उस बात को सामने जो अंदर बंद कमरों में होती रही, बैठक में भी जैसा आपने कहा जहां 200 लोग मौजूद थे वहां भी ये बातें उठी और सब वर्कर मतलब जो पार्टी के से प्रतिनिधि सभा मेंबर हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, इन सब की बातें और पहले भी पहुंचती रही है। मैं थोड़ा हमारे अजीत जी, हमारे सहयोगी जो साथ कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि अचानक बम विस्फोट हो गया है। मैं इसको इसलिए, चूंकि सेंट्रल हाई कमांड जिस तरह सोचता है और जो पुराने पत्रकार है वो इस बात को जानते हैं कि इस तरह के पार्टियां जो बड़ी पार्टी हैं उनमें जब कोई पराजय के बाद कड़वे निर्णय, लोग पहले तो इसीलिए चुनाव के पहले कहा जा रहा था कि योगी जी को, तो राहुल गांधी बोलते थे या उनकी पार्टी के लोग बोलने लगे थे कि इनको तो हटा दिया जाएगा। तो इस तरह की स्थिति में इस समय 10 विधानसभा के जो चुनाव है उसमें लगे कि हाँ संगठन के लोगों का महत्व है, उस आवाज को भी स्वाभाविक रूप से आती है, तो लगता है कि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनकी बात सुनी जा रही है। आपने देखा कल भी एक खबर आई कि बुलडोजर रोक दिए गए, योगी जी के कहने से रोक दिए गए। तो जो बुलडोजर की छवि थी उसको भी बदलने की प्रयास के लिए जो दबाव बना है उसका एक असर है। और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो विचार किया गया है उसमें कहा गया यही है, जो मेरी थोड़ी बहुत जो जानकारी है, कि 10 विधानसभा चुनाव को प्रतिष्ठा में सब मिलकर के लड़ा जाए। कोई ऐसा बड़ा क्रांतिकारी, वैसे हम गारंटी से नहीं कह सकते क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी और नड्डा जी जो बड़े तय करेंगे, या राजनाथ सिंह जी उस प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। ये कहना कि योगी जी, यदि ऐसा होता तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में योगी जी बहुत गए थे, क्या वहां चुनाव जिता पाए? आज भी राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, गडकरी जी अध्यक्ष रहे हैं। आज महाराष्ट्र में गडकरी जी की जो पहचान है, चाहे वोट कितने कहाँ मिले वो मैं नहीं जा रहा हूँ, इसलिए ये कहना अतिशयोक्ति होगी। ये प्रचार भी जो भी कर रहा है वो पार्टी को नुकसान करने का कह रहा है कि साहब योगी जी तो 80% वही है, पार्टी में कोई नहीं है, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, उनका क्या होगा? इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि उस गलतफहमी में कोई न रहे। ये भी संदेश, केशव प्रसाद मौर्य हिंदूवादी नेता है, उनकी छवि कट्टर हिंदू की पहले रही है। चुनाव हरवाने पर उन्होंने आरोप लगाया था कि हमारे ही लोगों ने मुझे हरवाया, इसलिए इसको ये न, मैं कोई तफ नहीं बोल रहा हूँ, ये कड़वा सच माना जाना चाहिए। वो कांग्रेस पार्टी जहां अब मुख्यमंत्रियों को चोर कह दिया जाता है, भ्रष्ट कह दिया जाता है, अली बाबा 40 चोर कहा जाता है, तो कांग्रेस में तो इससे ज्यादा हुआ है। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में हाल के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे हैं उन नतीजों ने बीजेपी के भीतर एक असंतोष पैदा किया है, एक खलबली पैदा की है, और उसका नतीजा आज की तारीख में दिख रहा है। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ, ये दोनों दो सिरे पर खड़े हुए लोग हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूत मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, प्रधानमंत्री ने कई बार उनकी तारीफ लोकसभा चुनाव में की है, और प्रदेश के भीतर उनकी अपनी एक लोकप्रियता है, और प्रदेश के बाहर भी वो कई राज्यों में जाकर के चुनाव प्रचार करते हैं। अभी जो स्थिति है, पार्टी के जो अलग अलग फोरम पर हालात को संभालने वाले जो लोग थे, क्या वो संभाल नहीं पाए हैं या संभल नहीं पा रहा है? आप मुझसे कह रहे हैं बात? नहीं, सुनीता एरोन से। सुनीता जी। हाँ, सुनीता जी। अच्छा, आप मेरे से पूछ रहे हैं? अच्छा, ठीक है। आई डिडंट नो दैट दिस क्वेश्चन वाज एड्रेस्ड टू मी। देखिए, कभी भी जब भी एक बीजेपी पार्टी जो कि सोच रही थी हमारे 75 कम से कम 75 हम जीतेंगे, यूपी में उनको बहुत भरोसा था, और वो 33 पे आ गए, और उनको सबसे ज्यादा दर्द ये है कि वो सेकंड पार्टी हुए क्योंकि एक ऑपोजिशन पार्टी को उनसे ज्यादा सीट मिली। उसके बाद एक इंट्रोस्पेक्शन होना, रिव्यू होना, एक बहुत ही रूटीन एक्सरसाइज है। बट ये एक्सरसाइज कुछ लंबी हो गई, ये 1 महीने से चल रही है, हर लेवल पे बात हो रही है।
उसमें दो चीजें, दो खेमे सामने नजर आते हैं। एक ग्रुप ये कहता है कि भाई आप योगी जी को कंसल्ट ही नहीं करा गया टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, तो अब हाउ कैन ही बी रिस्पॉन्सिबल। दूसरा ग्रुप ये कहता है कि वर्कर्स बहुत डिमोरलाइज थे, एमएलएज बहुत डिमोरलाइज थे क्योंकि उनके छोटे छोटे काम नहीं होते इस सरकार में, इसलिए अब की बारी उन्होंने बूथ लेवल पे काम नहीं किया ना। ये जो केशव मौर्य जी और इनका चल रहा है, ये कोई आज का नहीं है, पहले से है। 2017 में जब वो पार्टी प्रेसिडेंट थे और पार्टी जीती थी तो उनको ये लगा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर वो नहीं बने थे और उसके बाद ये बन गए थे। तो अब आई थिंक द सेंट्रल जो भी लीडरशिप है, इन आज सब मिल रहे हैं, दे हैव टू डिसाइड। मुझे लग रहा है कि कुछ स्टेजेस में चेंजेस होंगे, एक बारी में ओवरहॉलिंग नहीं होगी। पहले स्टेज में हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कुछ चेंजेस हो। दिल्ली में ऑलरेडी प्रेसिडेंट की जगह दे हैव टू फाइंड अ न्यू वन, देन उनके वर्किंग प्रेसिडेंट्स वगैरह होंगे। तो केशव प्रसाद मौर्य जी, उनका ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है। एक बात पक्की है कि अब गवर्नमेंट में दोनों लोग साथ में काम नहीं नहीं कर रह सकते सकते हैं। हैं। मैं सुनीता आता हूँ, पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली जिस जिस जगह पर आपने चर्चा ला करके खड़ा की है। हेमंत तिवारी जी, आप तो उत्तर प्रदेश की रग रग से वाकिफ हैं। ये एक कड़वा सच है जिसको बीजेपी स्वीकार करे या ना करे कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हैं, और अगर प्रदेश अध्यक्ष आप केशव प्रसाद मौर्य को बना देते हैं तो फिर स्थितियां जो हैं वो विकट हो सकती हैं। अभी जो कुछ है उसका कारण क्या है? चूँकि प्रधानमंत्री को दखल देना पड़ रहा है और उसको कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हैं वो, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए राणा जी, पहले तो मैं बता दूं, फिलहाल उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने जा रहा है। भाजपा थोड़ा वक्त लेती है, तब एक्सक्यूट करती है। दूसरी बात कि इल्जाम दोनों के ऊपर, मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि 2013 के पहले उत्तर प्रदेश की भाजपा में 7 गुट थे। कलराज का गुट अलग, राजनाथ का गुट अलग, कल्याण का गुट अलग, केशरीनाथ त्रिपाठी का गुट अलग, ओम प्रकाश सिंह का गुट अलग, विनय कटियार का गुट अलग होता था। लेकिन 2013 के बाद से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई डिसिप्लिन हुई और इसके सबसे बड़े कारक बने अमित शाह, जब प्रभारी महासचिव बन गए। अमित शाह आगे जब चलते थे भाजपा दफ्तर में तो इससे 3 फीट पीछे लोग चलते थे। ये सब मेरी आंखों देखी हुई बात है। उसके बाद तो बाजी नहीं। ये सही बात है कि 2017 का विधानसभा चुनाव केशव प्रसाद मौर्य के अध्यक्षता में लड़ा गया और वो वे वाकई उस वक्त एक दावेदार थे। फिर मनोज सिन्हा का नाम आया, अंततोगत्वा योगी जी चीफ मिनिस्टर, और योगी जी चीफ मिनिस्टर बने उसके 2 महीने के भीतर, मेरी बात सुनिएगा, विद इन 2 मंथ्स कैबिनेट की 2 ऐसी बैठकें हुई जिन बैठकों के भीतर केशव प्रसाद मौर्य और योगी के बीच में टकराव, गर्मा गर्मी, कहा सुनी तक स्थिति लगी। कैबिनेट के भीतर की बात बता रहा हूं। और उसके बाद तनातनी चलने लगी। नहीं, लेकिन ये तनातनी जो है वो सरकार और पार्टी बहुत देर तक इस तनातनी के चलते खुद का नुकसान नहीं उठा सकती है। लोकसभा चुनाव का नुकसान जो है वो बड़ा नुकसान है। आज अगर बीजेपी या नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी 240 सीटों पर आके खड़ी है तो उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत बड़ी है। तो जाहिर है कि यह नुकसान बहुत लंबे समय तक पार्टी नहीं उठा सकती है, और उसका शब्द मुझे लगता है नरेंद्र मोदी नेता के पास तो नहीं होगा। राणा जी, मैं एक बात आपको बता दूं, ये राष्ट्रीय स्तर के सभी नेताओं को पता था कि उत्तर प्रदेश में इस तरह की मत भिन्नता की स्थिति है दोनों नेताओं के बीच में, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़िया रहा। 2022 के आपने नतीजे देखे, बम्पर नतीजे आए। तो पहली बार 350, उसके बाद 350 की सरकार बनी। ये सारी चीजें थोड़ी सी धुल गई, लेकिन केशव मौर्य का दर्द अपनी जगह बना रहा। और एक अहम बात बता दूं इन सारे विषयों के बीच में, ऐसा नहीं, केशव मौर्य का कहना था कि वर्कर्स, उनसे जो लोग मिलते थे विधायक तो कहते थे कि वर्कर्स की नहीं सुनी जा रही। आपको एक बात इस पूरे इलेक्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सबसे कभी बता दूं, ऐसा थोड़ा ही है कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप नेताओं को नहीं पता था कि समाजवादी पार्टी पीडीए के नाम पर इस तरह का दुष्प्रचार कर रही है कि संविधान बदल दिया जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। सबको पता था।
तीसरे चरण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में जितनी जनसभाएं की हैं उस सारी जनसभाओं में इस बात को खारिज किया है, इस तरह का अफवाह है। अगर खारिज किया प्रधानमंत्री ने, किसी शहर में बैठक करके जनसभा करके खारिज कर रहे हैं, तो बूथ स्तर तक को बात वर्कर क्यों नहीं ले गए? ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा गहन चिंतन का विषय था। वर्क इतनी बड़ी वर्क फोर्स जो उनके बाद वर्कर है, वर्कर ही सबसे बड़ी ताकत भाजपा के हैं। उन्हीं वर्कर्स ने 2014, 2017, 2019, 2022 आते हैं हेमंत जी, मैं आ रहा हूँ। दरअसल जो हमारी चर्चा है वो ट्रैक पे रहे, चूंकि देश में आज जितने भी लोग देख रहे हैं उनकी दिलचस्पी यह जानने में है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के भीतर जो कुछ भी चल रहा है वो टकराव के कारण क्या क्या हैं। ठीक है, वर्चस्व की लड़ाई है, उसमें आगे प्रधानमंत्री के दखल देने का कारण क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री के दखल देने का मतलब है कि एक तस्वीर है जो साफ होगी, ऐसा नहीं कोई बीच में छोड़ेंगे। तो जब प्रधानमंत्री के दखल के बाद कोई तस्वीर साफ होती है, कोई बहुत निर्णायक फैसले होंगे, तो उसमें किसी न किसी को कहीं ना कहीं किनारे खड़ा होना पड़ेगा, या तो जुबान गांठनी पड़ेगी या सरकार के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। कुछ तो होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या हुआ था? कार्यकारिणी की बैठक से जो बवाल खड़ा हुआ है, केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, ये दोनों बयान आप सुनिए ताकि आपको चर्चा आगे समझ में आसानी से आ सके। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। ऐसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसका असर वहां पर भी पड़ने वाला है, और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा। एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा, सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। यह जो स्थिति है, अजीत, मैं आपके पास आना चाहता हूं। एक आरोप लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो सरकार के कामकाज का तौर तरीका और प्रशासन के लिए जो रास्ता बनाया वो ये है कि आप सुने नहीं, आप अपने फर्ज के मुताबिक काम करें। उससे हुआ ये कि पैरवी का धंधा जो था वो बंद हो गया, थानों पर जो सिफारिशें जाती थी वो बंद हो गई। तो इस तरह से जो छोटी छोटी बातें हुआ करती थी जिससे नेता अपने लोगों को खुश किया करते थे, वो सब बंद हुआ और पार्टी कहती इसका नुकसान हुआ। देखिए, बिल्कुल राणा जी, इस बात की चर्चा से मुख्यमंत्री नहीं, आपको याद होगा जब सरकार बनी थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ में थे और मुख्यमंत्री आवास पर एक डिनर रखा गया था मंत्रियों के साथ। उसमें खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोई भी मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग में और अधिकारियों की पैरवी में नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो उसको सरकार से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद एक लाइन तय हुई, केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर योगी आदित्यनाथ ने तय की कि अब जो अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग होगी वो किसी नेता के कहने पर नहीं होगी, और अधिकारियों को फ्री हैंड दिया गया कि आप किसी के दबाव में आकर काम ना करें। क्योंकि ये बात आ रही थी कि जिस जात का एमएलए होता है उसी जात का वहां जिलाधिकारी चाहिए, थाना अध्यक्ष चाहिए, एफडीएम चाहिए, और फिर जमीनों की जो है जमीनों पर कब्जा और ठेकेदारी ये सब शुरू हो जाती है। इसको लेकर ये शिकंजा कसा गया था। अब ये धीरे धीरे कार्यकर्ता इसके ऊपर ब्लेम भी करने लगे, जो दूसरी लॉबी थी वो भी ब्लेम करने लगी। लेकिन कुल मिलाकर जो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की जो लड़ाई थी वो ब्यूरोक्रेसी पर ना आकर आमने सामने की लड़ाई आ गई। और ये लड़ाई 2017 से, जो हेमंत जी कह रहे थे कि पहले से लड़ाई चल रही, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, मनोज सिन्हा का पहले नाम आया। उसके बाद ये लड़ाई कभी थमी नहीं। कैबिनेट की बैठक हो, कैबिनेट की बैठक के बाहर हो, समीक्षा बैठक हो, फील्ड का मामला हो, कई जगह ये बातें खुलकर सामने आई। इसके पहले भी केशव प्रसाद मौर्य ने इस तरह की बातें बोली, लेकिन इस बार की जो बात है ये ज्यादा बड़ा हो गया। अब ये दो चीजें साफ है। हाँ, बोलिए आप अजीत, अपनी बात पूरी कीजिए।
बिल्कुल, मैं अपना सेंटेंस पूरा करता हूं। तो ये तरीका मुख्यमंत्री ने शुरू किया था और ये लड़ाई अब इस मोड़ पर आ गई। तो दो चीजें साफ है, पहला, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ अब एक साथ सरकार में काम करने की स्थिति में अब नहीं है। योगी आदित्यनाथ पीछे हटने वाले नहीं है, उन्होंने अपनी लाइन बिल्कुल तय कर दी है। पीएम की तरफ से उनको फ्री हैंड दिया गया है, लिहाजा वो 30 मंत्रियों की बैठक भी उन्होंने आज की। तो अब केंद्रीय नेतृत्व के पास दो ही विकल्प है। पहला, अगर वो भूपेंद्र चौधरी की जगह केशव मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो भी उत्तर प्रदेश का संगठन और सरकार का तालमेल नहीं बनेगा। तो एक ही विकल्प अब केंद्रीय नेतृत्व के पास बचता है कि राष्ट्रीय संगठन में केशव प्रसाद मौर्य को कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, और कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि अब ये लड़ाई काफी आगे बढ़ चुकी है जिसमें बैक नहीं हो जा सकता। केंद्रीय नेतृत्व के समझाने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये बात साफ है कि आप सरकार के भीतर दोनों लोगों को साथ रख करके नहीं चल सकते हैं, और केशव मौर्य के लिए संगठन के भीतर आपको दिल्ली में कोई जगह देनी पड़ेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि काम करने का जो तौर तरीका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, जितनी साफ गोई से वो काम करते हैं, और दखल ना देने का जो उनका नियम है कि आप जिसका जो दायरा है उस दायरे में रहने दीजिए, उसको स्वतंत्र रूप से काम करने दीजिए, कोई पैरवी, कोई दखल नहीं होना चाहिए। योगी ने कमोबेश वही लाइन पकड़ी है। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री के लिए योगी पसंदीदा नेता हैं और वो उनको पसंद करते हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के लिए आप क्या विकल्प देखती हैं? केशव प्रसाद मौर्य जी के लिए मेरे हिसाब से तो ये स्टेजेस में चेंजेस हो रहे हैं, एंड ये इशू दो तरह का भी है। ये कास्ट का भी एक इशू है। इस समय जब ऑपोजिशन ने कास्ट सेंसस, पीडीए और तरह तरह के फॉर्मूलाज बनाए हैं और बैकवर्ड वोट्स को, दलित वोट्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करी है, तो यहाँ पे बीजेपी भी सोच रही है कि क्या हमें बैकवर्ड लीडर की ज़रूरत है। और वो लीडर जो होता है, जनरली आप पार्टी प्रेसिडेंट बनाते हैं या आप चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। अब क्योंकि केशव प्रसाद जी ऑलरेडी यूपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो वो वापस उस पोजीशन पे तो नहीं जाना चाहेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि अभी बाई पोल के बाद फाइनल एक व्यू लिया जाएगा यूपी के बारे में, और उसके बाद ये निर्णय होगा कि उनको एक बैकवर्ड लीडर की ज़रूरत है या फॉरवर्ड लीडर की ज़रूरत है, या कुछ जो कार्यशैली होती है, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर है, उसमें क्या कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है, जिससे कि वो ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाए और वर्कर्स जो नाराज़ हैं वो आगे ना रहें। अब क्योंकि प्रधानमंत्री जी के पास आज इशू गया है, तो उसका एक कोई सोल्यूशन तो ज़रूर आएगा, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है कि एक अभी हो जाए और एक बाईपोल्स के बाद हो। ये बाईपोल्स इतने इम्पोर्टेंट कभी नहीं होते थे जितना आपकी बारी हो रही है। इस बार हैं, इस बार इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस बार योगी आदित्यनाथ भी बहुत सतर्क हैं कि अब मौका दूसरा ना मिले। तो इस बार जो बाईपोल्स होंगे, इनके रिजल्ट जो है, पहले अगर आप पुराने चुनाव देखेंगे बाईपोल्स का, तो अधिकतर रूलिंग पार्टी के साथ जाते थे। मायावती तो लड़ती भी नहीं थी बाई इलेक्शन। अब की बारी बाईपोल हैज बिकम अ स्टेटस सिंबल बोथ फॉर बीजेपी एंड इंडिया आप बोलते हैं इनके लिए, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये। जी, अभी का अपडेट ये है। मैं महिमा के पास चलना चाहता हूँ कि भूपेंद्र चौधरी अभी अमित शाह से मिलकर के निकले हुए हैं। महिमा, बिल्कुल राणा जी, देखिए जिस तरीके से लगातार राजधानी दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है, दिन में भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर एक मुलाकात की थी, और अब वो गृह मंत्री के निवास पर पहुंचे। और कुछ ही देर पहले गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर मौजूद थे, जहां तमाम बातें जो है वो डिस्कस की गई। लेकिन राणा जी, यहाँ पर अहम बात निकल के सामने आती है, क्योंकि प्रशासन की बात यहाँ पर लगातार हो रही है कि किस तरीके से, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य एक तरफ है और योगी आदित्यनाथ एक तरफ है, तो प्रशासन पर जो टीकड़ा है वो फोड़ा जा रहा है लगातार। क्योंकि प्रधानमंत्री से जब भूपेंद्र चौधरी की मुलाकात हुई थी, तो प्रशासन के बारे में जो तमाम सवाल थे वो उठाए गए थे। प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपी गई थी और गृह मंत्री अमित शाह को भी ये रिपोर्ट सौंपी गई है कि किस तरीके से प्रशासन ने कार्यशैली में कार्यकर्ताओं की जो उपेक्षा है वो की है। कार्यकर्ता जो थे वो अपसेट थे, उनके काम नहीं हो रहे थे। लिहाजा जिस तरीके से आपने भी बताया कि किस तरीके से, हालांकि प्रधानमंत्री ने हमेशा ये कहा है कि जिसका जो काम है उसको वो करना है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी कॉपरेशन कार्यकर्ताओं को नहीं दिया गया था। 50,000 से ज्यादा जो वोट है बीजेपी के, वो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से काट दिए गए थे, उनका नाम ही लिस्ट में नहीं था। वोटर ये लिस्ट, भी बात आज प्रधानमंत्री
ये वो कारण हैं जो भूपेंद्र चौधरी ने गिनाए होंगे प्रधानमंत्री के सामने। आलोक जी और हेमंत जी, ये सिचुएशन थोड़ी सी अब समझने के लिए है कि भूपेंद्र चौधरी जाते हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, वो लौटते हैं, फिर गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, वो लौटते हैं, फिर गृह मंत्री भूपेंद्र चौधरी, अब भूपेंद्र चौधरी गृह मंत्री से मिल रहे हैं। महिमा, मैं ठीक हूँ? ये 3 बैठकें, पीएम भूपेंद्र चौधरी, पीएम अमित शाह भूपेंद्र चौधरी। बिल्कुल राणा जी, पहले जेपी नड्डा से मुलाकात होती है, फिर भूपेंद्र चौधरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं। लेकिन साथ ही साथ सूत्रों की माने राणा जी, तो एक अहम खबर भी ये सामने आई है कि भूपेंद्र चौधरी नवंबर तक तो इस्तीफा नहीं देंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से जो ग्रीन सिग्नल दिया गया है, गृह मंत्री की तरफ से जो ग्रीन सिग्नल दिया गया है, क्योंकि अभी तक अटकलें यही थी कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो अभी कोई बड़ी फेरबदल करती नजर नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल चुका है भूपेंद्र चौधरी को। क्योंकि लगातार आज राजधानी दिल्ली में 2 अहम बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री के साथ और गृह मंत्री के साथ। तो नवंबर तक अभी यानी भूपेंद्र चौधरी के पास समय है, लेकिन नैतिक रूप पे यानी नैतिकता के कारण भूपेंद्र चौधरी ने ये जरूर कहा है कि मैं यूपी में जो हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा उसकी जिम्मेदारी, उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी कबूल की है, ये बात सही है। आलोक जी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष, यह तीनों लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं और पीएम से बैठक के बाद भूपेंद्र चौधरी फिर अमित शाह से मिलते हैं, उससे पहले अमित शाह प्रधानमंत्री मिल लेते हैं। इन बैठकों के मायने क्या हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए राणा जी, मेरा जैसे शुरुआत में भी आपसे कहा था कि स्टेज बाय स्टेज, और सुनीता भी अभी जो बात कह रही थी, मैं भी ऐसा मानता हूं कि ये चीजें लगभग पहले हाईकमांड दिमाग बना करके फिर लोगों को, और आपने योगी आदित्यनाथ जी का भाषण अभी सुनाया जो उन्होंने बोला, जो बाइट दिखाई गई है उसमें साफ उन्होंने कहा संगठन की बात मानना होगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बात मानना होगी। इससे एक मैसेज दिया गया उनकी तरफ से भी, क्योंकि उनसे भी एक हाई लेवल पर जो बातचीत होती है, उनकी आज राज्यपाल से भी मुलाकात हुई थी, उसको भी आप ध्यान में दीजिएगा। इस दृष्टि से आगे अभी चुनाव की जो 10 विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि अभी जो विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आए उससे और भी ज्यादा जो झटका लगा है, ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये है कि आप पहले 10 को चुनाए और उसके बाद स्टेज बाय स्टेज ये हो सकता है कि आगे किसको कहाँ रखा जाएगा। मैं अभी भी यही कहूंगा जो अभी अपनी रिपोर्ट है कि नवंबर तक, चूंकि वैसे भी नड्डा जी भी अभी, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव तत्काल हैं, हरियाणा के चुनाव तत्काल हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर यदि बड़े परिवर्तन नहीं होता, उसी तरह से प्रदेश पे भी हो सकता है। केशव प्रसाद मौर्य को क्या कहा जा रहा है ये हम और आप नहीं बता सकते, जो अकेले बंद कमरे में अमित शाह जी ने भी उनको कोई मैसेज दिया हो या पार्टी में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि संगठन का नाम लेकर के योगी जी ने भी थोड़ा ध्यान दिया है कि नहीं, प्रशासन की नहीं चलेगी, अफसरों की नहीं चलेगी, संगठन की बात आपको सुनना है और उनको ही काम करना है। मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई। ये बात तो मैं पहले बता दूं जी, केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष के दावेदार करता ही नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ को साथ साथ नहीं रखा जा सकता, इस बात का इल्हाम प्रधानमंत्री कोई दो राय नहीं, अमित शाह दोनों लोगों को है। केशव प्रसाद मौर्य को मुझे लगता है कि भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जो भी जेपी नड्डा के नीचे काम करे। और चूंकि ओबीसी चेहरा है, देख लीजिए, एक बात जानिएगा, भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप, उसका पूरा थिंक टैंक जानता है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जिस तरीके से अगड़ा बनाम पिछड़ा का एक माहौल बना दिया है, अगर उसको तोड़ा नहीं गया तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कभी कामयाब नहीं हो सकती। और उत्तर प्रदेश टूटा या उत्तर प्रदेश छूटा या यहाँ कमजोर हुए तो फिर दिल्ली हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगी। इसलिए उत्तर प्रदेश सुधारना उसके लिए बहुत जरूरी है। और मेरा अपना जो मन कहता है कि केशव प्रसाद मौर्य की तत्काल शिफ्टिंग हो सकती है, क्योंकि उनको एक ओबीसी चेहरा दिखाना है। मतलब आप सोचिए, जो 2014 से आंकड़े देख लीजिए, वो सारी जातियां लगभग काफी हद फीसद तक टूट गई भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपनी दखल बनाए रखने के लिए ओबीसी सेंट्रिक, ओबीसी और दलित सेंट्रिक पॉलिटिक्स करनी होगी अगले दिनों तक। क्योंकि योगी आदित्यनाथ की पहल इंडिया फॉलोइंग है, उनकी
लेकिन हेमंत जी, एक योगी आदित्यनाथ के साथ सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो एक जाति की जकड़बंदी में नहीं है, क्योंकि वो योगी वाला लिबास में है, योगी वाले धर्म भाव में है। तो जितने भी हिंदू धर्मावलंबी हैं उनको लगता है कि ये साधु सन्यासी हैं, तो जात में बांध करके मत देखो। और मोटे तौर पर पूरे देश में उनकी जो मांग रहती है, प्रचार के लिए उनको जो भेजा जाता है, उसका कारण भी कमोबेश यही है। नहीं, मैंने जात की बात नहीं की योगी जी के लिए, ये बात मैंने नहीं की। मैंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अच्छे तरीके से जीवित रहने के लिए ओबीसी चेहरा, दलित चेहरा आगे लाना होगा, चाहे वो संगठन के स्तर पर आए, प्रदेश संगठन के स्तर पर, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर। और यही नहीं, आप जानिएगा अखिलेश यादव का जो औरा बढ़ा है उसको डिफ्यूज करने के लिए यह काम उत्तर प्रदेश में बहुत जरूरी होगा। हो सकता है आज नहीं तो कल। मैं तो पहली बात मेरा ठीक है, एक वाजिब सवाल आपका है। बिहार उत्तर प्रदेश में जातियों की जकड़बंदी से बाहर जाकर के राजनीति को अगर आप समझते हैं और सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तलाशते हैं तो आप नासमझ हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हेमंत जी जो कुछ भी कह रहे हैं, अजीत मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो अखिलेश यादव का पीडीए है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसने काम किया इस बार के लोकसभा चुनाव से कोई दो राय नहीं। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके से 2014 से लेकर 2024 तक 10 साल जो राजनीति उत्तर प्रदेश में की है, उसमें जातियों की जकड़बंदी टूटी, सभी जातियों के लोग बीजेपी की तरफ आए, उन्होंने बीजेपी को वोट किया, और कोई बहुत बड़ा चेहरा बीजेपी का रहा नहीं। ऐसा मैं कह लूं कि कोई ऐसा कमाल का चेहरा रहा अखिलेश यादव की तरह जिसने खींच लिया होगा, नहीं रहा। योगी आदित्यनाथ आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पीडीए की काट बीजेपी उत्तर प्रदेश में कैसे निकालेगी? बिल्कुल ठीक बात कही आपने राणा जी की पीडीए की काट निकालनी होगी। और देखिए, आप चाहे विधानसभा चुनाव देख लीजिए, 2024 का लोकसभा चुनाव देख लीजिए, बीजेपी ने भी पूरी स्ट्रेटजी बनाई थी। उनके जो देखिए, स्वतंत्र देव सिंह को ओबीसी के चेहरे के तौर पर भेजा गया, केशव मौर्य को ओबीसी के चेहरे के तौर पर भेजा गया, असीम अरुण से बहुत ज़्यादा रैलियां और प्रचार कराया गया कि भाई वो दलित चेहरे के तौर पर हैं। इसके अलावा जो राज्यसभा सांसद है ब्रिजलाल, उनको पूर्व डीजीपी हैं, उनको सामने रखा गया। तो देखिए, पिछला दलित और अल्पसंख्यक जो अखिलेश यादव का फार्मूला था वो कामयाब हो गए, इसलिए उनका मोरल हाई है। बीजेपी चूंकि कामयाब नहीं हुई, उनकी सीटें घट गई हैं, तो उससे उनका मोरल डाउन है। यही जो डैमेज कंट्रोल है करने की कोशिश बीजेपी करेगी, और बीजेपी लगातार स्ट्रेटजी बना रही। देखिए, भूपेंद्र चौधरी ओबीसी चेहरे से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, जाट समाज के हैं। संगठन महामंत्री जो है धर्मपाल, वो भी बिजनौर से आते हैं, वो भी एक अपने अलग समाज से। तो जो ये कॉम्बिनेशन है उत्तर प्रदेश में 2014 में जाति का कॉम्बिनेशन टूट गया था, 2019 में भी टूट गया था। सबसे बड़ा गठबंधन था अखिलेश यादव और मायावती को। उसके बाद भी बीजेपी 64 सीटें जीती, और बाद में बाई इलेक्शन में भी रामपुर और आजमगढ़ जीती, यानी 66 सीटें जीत गई थी। लेकिन 2024 में ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह थी संविधान बचाओ और आरक्षण खत्म करने का जो एक तरीके से जो प्रचार था, उसमें कहीं न कहीं राहुल गांधी और अखिलेश यादव कामयाब हो गए थे। और तीसरे चरण के बाद, चौथे चरण के बाद जो पूर्वांचल का चुनाव था, उसमें एक बयार, एक हवा चली, जिसकी वजह से बीजेपी को नुकसान है। और बीजेपी जानती है कि इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे, और इसीलिए वो फार्मूला रखेगी। बिल्कुल सही अजीत, एक मिनट आलोक जी, यह जो बीजेपी आसमान सिर पर लेकर के भाग रही है, एक बहुत बड़ा कारण ये है कि आपने 400 पार किया, और आपके विपक्षियों ने कहा कि दरअसल 400 पार का मतलब है कि संविधान में बदलाव, आरक्षण खत्म, और इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और दूसरा है बीजेपी के टिकट का बंटवारा। बीजेपी ने टिकट में ऐसी अंधेर गर्दी रखी है, ऐसी नासमझी रही है कि पता नहीं किन किन लोगों को कहाँ से उसने टिकट दे दिया है। तो टिकट की नासमझी और ये 400 पार के नारे को अपोजिशन के जरिए बहुत मजबूती से लोगों के बीच में जाकर के बिठा देना, ये एक फौरी कारण है। और बीजेपी चाहे उसमें, अब जैसे अब हेमंत जी कह रहे हैं कि वो दलित और पिछड़ा, अल्पसंख्यक, मुझे लगता है कि ये सब्सिडियरी कारण है। जो प्राइमरी कारण ये है कि आप इन दो मोर्चों पर नाकाम हो गए, फौरी था, उसको आपको दुरुस्त करना चाहिए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जो समीक्षाएं की गई उसमें कहाँ प्रचार का नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि आप यदि एक एक चुनाव क्षेत्र में देखें, क्या स्मृति ईरानी, क्या खुद नरेंद्र मोदी जी का चुनाव क्षेत्र, क्या राजनाथ सिंह जी का चुनाव क्षेत्र, उसमें उम्मीदवार गलत चुने गए थे क्या? ऐसी स्थिति में ये तो एक ऊपर नहीं, ये तो आप उन लोगों के नाम ले रहे हैं जिन लोगों के जरिए बीजेपी चलती है। मैं तो कह रहा हूं कि आप बीसियों ऐसे, मैं मेरठ की बात करता हूं आपसे, तो ऐसे तो बीसियों। अजीत, नहीं, टिकट को लेकर कितने सवाल रहे हैं?
कि वो सवाल है, लेकिन पहले जो पूरे 5 साल में देखिए जो काम बिल्कुल नहीं टिकट हो को रहे लेके थे, बहुत जिन सारे लोगों के, सवाल थे और वो भी तो 34 शिकायत सीटों है। पर योगी आदित्यनाथ ने अपनी कंप्लेन भी दर्ज कराई थी कि टिकट को रिपीट ना किया जाए। वो चाहे बस्ती के हरीशचंद्र द्विवेदी की बात रही हो, चाहे महेंद्र नाथ पांडे की बात रही हो, चाहे सुल्तानपुर की बात रही हो, या अलग अलग जिलों की बात रही हो, हरदोई सीतापुर की बात रही हो, कई जगह ये बात हुई कि भाई टिकट रिपीट नहीं किया जाएगा। पहली ही लिस्ट में 40-50 लोगों को रिपीट कर दिया गया, चूंकि एंटी कन्वेंसी काम कर रही थी, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान देता। और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से केंद्रीय नेतृत्व और खुद प्रधानमंत्री को बताया गया था कि सीट पर हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे, हमें कैंडिडेट बदलना होगा। एक उदाहरण आपको बस्ती का दे रहे हैं। वहां जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे उन्होंने बीएसपी ज्वाइन कर लिया, वहां से टिकट ले लिया। फिर बीजेपी ने जो राजकिशोर सिंह हैं उनको केंद्रीय गृह मंत्री ने ज्वाइन कराया कि डैमेज कंट्रोल होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वहां रामप्रसाद चौधरी जीते। पीसीआर जो तस्वीर अभी आप चल रही स्क्रीन पर, ये वीडियो क्या है? केशव प्रसाद मौर्य मीटिंग से निकले हैं। ये मीटिंग महिमा, ये बैठक कहाँ थी? राणा जी देखिए, फिलहाल आज जो राजधानी दिल्ली में बैठक हुई है वो भूपेंद्र चौधरी के साथ हुई है। यानी आला कमान की जो बैठक हुई है वो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र चौधरी के साथ हुई है, चाहे वो जेपी नड्डा हो। हालांकि जेपी नड्डा ने कल जो बैठक की थी वो दोनों ही नेताओं के साथ की थी, लेकिन आज जो बैठक की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और गृह मंत्री अमित शाह ने, वो सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र चौधरी के साथ की गई थी। लेकिन राणा जी, मैं अभी सुन रही थी क्योंकि आप कास्ट इक्वेशन की बात कर रहे थे, तो आज भूपेंद्र चौधरी ने एक बहुत अहम बात यहाँ पर निकल के, क्योंकि प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपी गई थी तो लाजमी सी बात है कास्ट इक्वेशन की बात आनी थी। जिस तरीके से अजीत जी ने बताया, आपने बताया, अब अगर हम सूत्रों की माने और किस तरीके से जो रिपोर्ट दी गई थी, यानी लगभग 6 से 7% वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का घटा है, जिसमें जाटव, पासी और दलित वोट बैंक जो है वो घटा है। साथ ही साथ अगर माने तो ठाकुर का जो वोट बैंक है वो लगभग 30% की गिरावट पे आई है, और साथ ही साथ सूबे के 80%, क्योंकि ब्राह्मणों पे कई स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि ब्राह्मणों ने इस बार उत्तर प्रदेश में वोट नहीं किया है, अयोध्या को लेकर तमाम बातें निकली थी, तो ये भी सामने आया है कि 80% ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, और साथ ही साथ 80% यादवों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया है। तो ये तो कास्ट इक्वेशन की बात आ गई, लेकिन टिकट की बात क्योंकि मैं सुन रही थी, अजीत जी लगातार कह रहे थे, तो राजधानी दिल्ली में भी ये बात उठी थी, क्योंकि जब यहाँ पर सीईसी की बैठक हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद थे, तमाम उत्तर प्रदेश के लोग जो है या नेता जो है वो भी यहाँ पर मौजूद थे, तो ये बात, एक सूची जो है वो आला कमान को योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई थी कि किस तरीके से कई लोगों को रिपीट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को रिपीट किया गया। हेमंत जी, जो है ये बात सही है, जैसे अभी महिमा कह रहे हैं कि राजपूतों ने 30% वोट उनमें कटा हुआ राजपूतों को इस बात की नाराजगी रही है कि टिकट के बंटवारे में आपने उनकी अनदेखी की है। अब गाजियाबाद और नोएडा जैसी सीटें हैं जहां राजपूतों का दबदबा है, दखल है, लेकिन आप कभी पूछते नहीं हैं। कभी बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़, इन सभी सीटों पर राजपूत सांसद हुआ करते थे, लेकिन अभी कहीं आप देखें साफ है, तो राजपूतों के भीतर एक नाराजगी ये भी रही है, तो ये वोट कटा है। मैं आता हूँ टिकट के बंटवारे में बीजेपी की जो नासमझी है उसने बीजेपी का नुकसान किया, और ये आरक्षण का मामला, संविधान संशोधन, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इन दोनों नुकसान किया। मुझे लगता है कि बीजेपी की चिंता यहाँ होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी जो थी, जो इलेक्शन को लेकर होनी चाहिए थी, वही कमजोर थी। बिल्कुल सही आपने कहा। अभी आलोक जी ने एक सवाल किया था, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट में क्या हुआ। हेलो जी जी हेमंत जी बोलते रहिए, आवाज आ रही है आपकी। अरे हेलो, हाँ जी, तो मैं एक बात बता दूं, आखिर इस सवाल का क्या जवाब है कि इन तीनों बड़ी सीटों, इवन गाजियाबाद। हेमंत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेमंत जी, जीत का हर जगह घटा। हेलो, हाँ नहीं, अब ठीक हो गया। अब आई, हाँ। जीत का मार्जिन हर जगह राणा जी क्यों घटा? जीत का मार्जिन इसलिए घटा कि कई पर्टिकुलर जातियों ने आपको वोट नहीं दिया। और मैंने एक सवाल किया था, उसका जवाब उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास है कि नहीं है। जब प्रधानमंत्री जौनपुर शहर में 10,000 की भीड़ में बोलते हैं कि आरक्षण का शिगुफा है, संविधान बदला नहीं जा सकता, तो सुईठा कला गांव में या किसी और गांव में क्या रूरल पोलिंग स्टेशन तक जाने वाला कार्यकर्ता बात क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पाता? भारतीय जनता पार्टी की यही सबसे बड़ी ताकत थी। ये वर्कर क्यों नहीं जागरूक हुआ? वर्कर वोट निकालने क्यों नहीं गया? कुछ न कुछ वजह थी।
एक बड़ा कारण था। उस कारण, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है, जो आमतौर पे विद इन बीजेपी ये आरोप लगते हैं, ये अफसरों की मनमानी है। इसमें तो कोई दोहरा नहीं है। लगातार इस तरह की बात आती है कि अफसर जिस शैली में काम कर, हालांकि योगी जी सख्त व्यक्ति है, सख्त प्रशासक है, और योगी जी एक पॉपुलर पॉलिटिशियन है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अभी रिस्क नहीं उठा सकती आने वाले समय में योगी को बदलने के बारे में सोचे। भाई इंडिया उनकी फॉलोइंग है, लेकिन यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी क्या कमी रही जिससे वर्कर नाराज है? वो प्रधानमंत्री तो तीसरे श्रेणी की बात बोलने लगे थे ना, ये अफवाह है, ये फर्जी है, किसकी हिम्मत है क्या? वो आलोक जी, ये हेमंत जी जो कह रहे हैं, तो कैसे खत्म हो सकता है? जी, कार्यकर्ताओं में उदासीनता थी, जो अफसर हैं इन्होंने मनमानी की है, और बीजेपी के हारने का जो कारण बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के सामने रखा है, उसमें प्रशासनिक जो सहयोग का ना होना, कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी का होना, उदासीनता उनके भीतर होना, यह दो बड़े कारण गिनाए जा रहे हैं। बिल्कुल राणा जी, मैंने इसीलिए कहा कि देखिए, जिस तरह से जो लगातार लोगों को लगता था कि हमारे छोटे मोटे काम भी नहीं हो रहे हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, ये कोई चुनाव में खाली जाति आधार पर ही नहीं है। जो पार्टी के विधायक हैं, यदि वो शिकायत करते रहे, वो कार्यकर्ता नहीं थे। लेकिन आलोक जी, इससे तो माहौल बिगड़ता है ना। पहले जो सरकारें थी उनके खिलाफ शिकायतें क्या थी कि एक विधायक जो है वो चोर अपराधी है, उसको थाने में फ़ोन करके छुड़वा देगा। एक आदमी है वो जराइम पेशा है, उसके पैरोकार कोई बड़ा नेता बन जाएगा। तो अब समाज में अपराध और अराजक स्थितियों के पैदा होने का कारण ये है कि नेता जो हैं वो अपराधियों को पालने पोसने लगे थे या बदमाशों को। अगर इससे निजात समाज को मिलता है और आप कहते हैं कि इससे पार्टी कमज़ोर होती है, तो ये दोनों स्थितियां तो विकट हैं। नहीं देखिए, ये मैं आपसे क्या, अपराधियों के प्रश्रय की बात नहीं है। छोटे छोटे काम होते हैं, चाहे वो स्कूल में भर्ती कराना हो, चाहे अपने इलाके में कुछ काम कराना हो, उनमें भी अधिकारी कहते थे सीधे लखनऊ से आपको काम कराना है, वहां जाके बात करिए। उसके बाद चूंकि जैसे सेंट्रलाइज एक ही इन्हीं की बात नहीं है, कई कांग्रेस प्रदेशों में भी ऐसा होता रहा है और आज भी है कि जहां मुख्यमंत्री ही सब कुछ निर्णय करेंगे। उसके कुछ कारण से योगी जी पर कोई आरोप नहीं आया। सबसे बड़ी बात यही है कि योगी जी पर कोई आक्षेप नहीं है, लेकिन नीचे यदि यह संदेश है कि भाई देखो, जो कुछ कहा जाएगा तभी करना है। आफ्टर ऑल सोसाइटी में आप रहते हैं, तो आप किसी को कोई मदद नहीं करेंगे तो उसके बाद वोट देने वाला उदासीन भी होगा और उस समय उतना सक्रिय नहीं होगा। ये भी बड़ा कारण है। बाकी समीक्षा में जितना एक दूसरे पर सब आरोप, जितने अभी बातें हम लोग कह रहे हैं, वो तो 2 महीने से और उसके पहले 2 साल से हम उसको सुनते रहे हैं। अजीत, नई बात नहीं कही जाती। ये एक शिकायत है, और हार का कारण यह भी, जैसे अभी हेमंत जी भी कह रहे थे कि आपका जो कार्यकर्ता है, चूँकि छोटे मोटे काम के लिए जाता है, उसकी छोटी छोटी अर्जियां रहती हैं, अगर वो भी नहीं होगा तो फिर वो काहे को दिन भर धूल खाएगा और आपके पीछे भागेगा। देखिए, बिल्कुल सही बात कही राणा जी आपने। ये शिकायत थी और पूरे उत्तर प्रदेश में थी कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही और अधिकारी नहीं सुन रहे, थानों पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तहसील पर नहीं हो रही है, कलेक्ट्रेट में नहीं हो रही, कप्तान का ये एक मसला था। इसको लेकर 2 बार समीक्षा बैठक भी चुनाव से पहले भी मुख्यमंत्री ने की थी और चुनाव के बाद भी अभी 1 सप्ताह पहले ही उन्होंने पूरे यूपी के डीएम और एसपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी और उसमें उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा था कि कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए, उनसे संवाद किया जाए। उसमें मीडिया का भी जिक्र योगी आदित्यनाथ ने किया था। तो देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये बात कही गई थी, लेकिन जो ग्राउंड जीरो पर है, ये बात सच है कि इसको लेकर नाराजगी थी। इस बात को लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक फोरम पर रखा गया, पार्टी संगठन के फोरम पर रखा गया, रहा है, सरकार के योगी आदित्यनाथ जो है वो अपने जो ब्यूरोक्रेसी अपने फैसलों में इसलिए बदलाव भी कर रहे हैं। वो प्रशासनिक अधिकारियों को कह रहे हैं कि आप हमारे कार्यकर्ताओं की बात सुनिए, मीडिया की बात सुनिए, और मन से कार्यकारिणी के वो ये कहते हैं कि संगठन सबसे बड़ा है, संगठन जो फैसला करता है उसके साथ एकजुट होकर खड़ा होना है। महिमा, 30 सेकंड के लिए, आज बीजेपी के भीतर शाम में जो कुछ भी बैठकों का दौर हुआ, एक बार आप रैप अप कर दीजिए।
राणा जी देखिए, आज क्योंकि एक महत्वपूर्ण दिन था, जिस तरीके से यूपी में एक टसल दिखाई दे रहा है, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, प्रशासन को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो अपने आप में उठ जाता है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रशासन को लेकर रिपोर्ट रखी गई है तो क्या ये सीधा सवाल योगी आदित्यनाथ पर खड़ा हो जाता है? तो इस पर क्या प्रधानमंत्री रिएक्शन देंगे, वो देखना होगा कि क्या आखिर किस तरीके का एक जो रोड मैप है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनाएंगे। लेकिन आज क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी भूपेंद्र चौधरी ने बैठक की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी बैठक की थी, तो तमाम कारण जो है हमने अपने दर्शकों को बताया। ये महिमा ने जो बताया है, दरअसल कुछ है बीजेपी के भीतर उत्तर प्रदेश में जो बड़ा है, जिसका कोई न कोई रास्ता निकालने के लिए प्रधानमंत्री भी अब दखल दे रहे हैं। प्रधानमंत्री भूपेंद्र चौधरी जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, उनसे मिलते हैं। भूपेंद्र चौधरी अमित शाह से मिलते हैं, उससे पहले प्रधानमंत्री से अमित शाह मिलते हैं और उससे पहले जेपी नड्डा भूपेंद्र चौधरी से मिलते हैं। कल की मुलाकात केशव प्रसाद मौर्य के साथ जरूर हुई थी जेपी नड्डा के लिए, उसके बाद इन तमाम मुलाकात में केशव प्रसाद मौर्य कहीं भी नहीं रहे हैं। यह भी अपने आप में एक बड़ा संकेत है और वो लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं लखनऊ एयरपोर्ट की है, यानी कि केशव प्रसाद मौर्य कहा कि आप अब लौट जाइए, आपके साथ क्या करना है ये संगठन फैसला करेगा, दिल्ली फैसला करेगा, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यह बैठक अब भूपेंद्र चौधरी और बाकी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके बीच है। लेकिन उत्तर प्रदेश बीजेपी अब भी उम्मीद में है कि आखिर इस पूरे घमासान का समाधान क्या है। अरसत में आज इतना ही, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि हेमंत जी, आलोक जी, सुनीता एरोन जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू अजीत और महिमा। अरसत में आज इतना ही, मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।